नमस्कार सभी लोगों को। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में जो प्रधानाचार्य पद के लिए संस्थान में ऑनलाइन कक्षाएं या फिर टेस्ट सीरीज़, उसके अलावा पीडीएफ नोट्स की उपलब्धता या रिकॉर्डेड वीडियो, तमाम जो अध्ययन के साधन हैं वो तमाम लोगों के लिए उपलब्ध हैं और सभी लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज मुख्य रूप से संचालित है और इस टेस्ट सीरीज के अंदर हमने प्रश्नों का जो मिलान किया है या जिस तरह से प्रश्नों को उसके अंदर देने का प्रयास किया गया है ताकि अधिकतम स्कोर जो है कैंडिडेट हासिल कर सकें, या फिर जो आयोग का जो सिलेबस डिजाइन है उसके हिसाब से जो उसकी यूनिट और सब यूनिट हैं उसके हिसाब से प्रश्न की संभावना कितनी है, कितना परफेक्ट हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और किस प्रकार से एकलव्य में प्रश्नों को डिजाइन किया गया है और उसके पीछे हमारी रणनीतिक पहल कैसी है, तो वो हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को टेस्ट सीरीज का एक अनुभव हो सके कि इस टेस्ट सीरीज में किस प्रकार के प्रश्न जो है रहेंगे या हैं। तो जैसे यहाँ पर हम ये 6वीं यूनिट के ऊपर बात कर रहे हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र की जो ये 6वीं यूनिट है और इसके अंदर से हमारे पास 20 प्रश्न आने हैं और अंक होने इसके 40 और यूनिट है ये शैक्षिक संस्थानों में संसाधन प्रबंधन यानी रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब अगर हम इसके क्वेश्चनों को अगर तैयार कर रहे हैं या फिर जो हमने टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चनों को डाला है क्या तरीका है उसका, तो इस तरीके में जैसे हम देखते हैं कि इस पूरी यूनिट में जो 20 क्वेश्चन आने हैं वो 20 क्वेश्चन 5 सब यूनिटों के अंदर डिवाइड हैं। जैसे कुछ प्रश्न इसमें मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ और उसके सिद्धांत से जुड़ के आएंगे, कुछ प्रश्न यहाँ पर विद्यालय में संप्रेषण प्रबंधन जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होता है उससे जुड़कर आएंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें जो संप्रेषण है या कम्युनिकेशन है उसमें कई प्रकार की बाधाएं होती हैं, जैसे भाषा की बाधा है, संचार माध्यम की बाधा है, पूर्व अवधारणा वाली बाधा है, प्रथाएं हैं, इस तरह के कुछ हिस्से यहाँ से आएंगे। कुछ इसमें जो है भौतिक और संरचनात्मक संसाधनों का प्रबंधन, जैसे स्कूल के अंदर जो भौतिक ढांचा है जिसमें कक्षाएं हो जाएंगी, प्रयोगशाला हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, तमाम प्रकार के उपकरण हो जाएंगे, उनका प्रबंधन, उनका रखरखाव से संबंधित प्रश्न आएंगे। और अंत में जो है विद्यालय संसाधन प्रबंधन में इन तमाम चीज़ों को करने, चाहे वो प्रबंधन करना हो, संचार प्रक्रिया को बेहतर करना हो, रखरखाव करना हो, या फिर जो है एक सकारात्मक माहौल जो है स्कूल के अंदर बनाना हो, उन तमाम चीज़ों में एक प्रधानाचार्य की भूमिका क्या है, कुछ क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। तो हमने यहाँ से प्रत्येक यूनिट के लिए जो है 4-4 क्वेश्चनों का जो है एक ग्रुप तैयार किया है और इस तरह से 20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो संस्थान की जो टेस्ट सीरीज है उसमें इन चीज़ों का जो है ध्यान रखा गया है ताकि सिर्फ क्वेश्चन न बने बल्कि क्वेश्चन बने सिलेबस के हिसाब से बने और परीक्षा में अधिकतम अंक करने वाली रणनीति के आधार पर बने। तो इसके अंदर जो है इस प्रकार से जो है क्वेश्चनों को हमने विभाजित किया है। अब इसके अंदर जैसे क्वेश्चनों का परिमाप किस तरह से हम लोग निर्धारित करते हैं, जैसे पहला हिस्सा है इसके अंदर संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट। ये रिसोर्स मैनेजमेंट एक कल्पना जो है निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट होनी चाहिए। रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में एक शैक्षणिक संस्थान है या फिर एक कंपनी है या फिर एक देश है या फिर एक परिवार है, तमाम के बीच में कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनका प्रबंधन करना होता है ताकि वो संस्थान, वो संगठन, वो देश, वो परिवार तरक्की कर सके, ग्रोथ कर सके
और अपने लक्ष्यों के हिसाब से आगे बढ़ सके। एक शैक्षणिक संस्थान के पास उसके शिक्षक हैं जिनके अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। संस्थान के पास सहायक कर्मचारी हैं, जो कोई कंप्यूटर का बेहतर आदमी है, कोई स्मार्ट बोर्ड को चलाने वाला होगा, कोई ऑडिटिंग का काम करता होगा, कोई अकाउंटिंग का करता होगा, कोई अन्य प्रकार के जो है सम्मेलनों का आयोजन करता होगा, या फिर जो है संस्थान के अंदर जो है विद्यार्थी भी हैं, वो भी जो है उनका भी प्रबंधन होना है, या फिर संस्थान के साथ जुड़े हुए तमाम हितधारक हैं, जैसे अभिभावक हैं, या फिर सरकारी अधिकारी हैं, या फिर दानदाता हैं। इन तमाम लोगों का उस स्कूल के लक्ष्य के लिए बेहतर ढंग से प्रबंधन करना, इन तमाम संसाधनों का उपयोग, सदुपयोग, इष्टतम उपयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि वो शैक्षणिक संस्थान अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को हासिल कर सके। और ये हासिल तभी होगा जब इन तमाम संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग होगा, या फिर इनका बेहतर ढंग से प्रबंधन होगा। तो यहाँ पर संसाधन प्रबंधन का तात्पर्य यही है कि जितने भी संसाधन एक शैक्षणिक संस्थान के पास हैं, जिसमें शिक्षक से लेकर के, उसके कर्मचारियों से लेकर के, सहायक स्टाफ से लेकर के, विद्यार्थियों से लेकर के, और तमाम जो बाकी चीजें, उनका प्रबंधन किस उद्देश्य के लिए? शैक्षणिक क्रियाकलापों को बेहतर करने के लिए, सांस्कृतिक क्रियाकलापों को अच्छा करने के लिए, या फिर जो है खेल गतिविधियों को बेहतर करने के लिए। क्योंकि एक स्कूल में एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना सुनिश्चित होता है, और ये सर्वांगीण विकास जो है हर पहलू को बेहतर ढंग से प्रबंधन करके ही संभव है। तो यहां पर जो है संसाधन प्रबंधन का लक्ष्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जब हम इसके ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग, और सीखना जो लर्निंग कार्य है ये सुनिश्चित होना चाहिए। यानी एक शैक्षणिक संस्थान के अंदर शिक्षण और सीखने का कार्य सुनिश्चित कैसे हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें संसाधन प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पर प्रश्न किस तरह से बनेगा कि संसाधन क्या होते हैं? जैसे एक प्रश्न आ जाता है कि इसमें जो है शैक्षिक संस्थान में संसाधन के अंतर्गत शामिल है, तो क्या क्या शामिल है? तो जब हम इसमें बात कर रहे हैं कि संसाधन प्रबंधन करना है ताकि शिक्षण कार्य और सीखने का कार्य एक संस्थान में सुनिश्चित हो सके, तो संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है? तो हम यहां पर रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें जो रिसोर्स हैं कि स्कूल के अंदर, एक तो मानव, यानी जो शिक्षक से लेकर के या फिर जो है विद्यार्थियों से लेकर के, हितधारकों से लेकर के तमाम लोग, इनका। दूसरा वित्तीय जो चीजें हैं, फाइनेंशियल, जो सार्वजनिक निधि है, निजी निधि है, या फिर अन्य साधनों के द्वारा जो आने वाली निधियां, उनका प्रबंधन, या फिर भौतिक जो चीजें हैं, फिजिकल, क्लासरूम हो गया, प्रयोगशाला हो गया, पुस्तकालय हो गया, मैदान हो गया, ये तमाम, और जो बाकी उपकरण हो गए, और सूचनात्मक चीजें, इंफॉर्मेटिव, क्योंकि एक संस्थान है, यहां पर नियम, प्रावधान, कार्यक्रम, योजनाओं के द्वारा जो है सारे कार्य संचालित होते हैं, तो वो सूचनाएं भी एक संसाधन है, और इन तमाम चीजों का प्रबंधन करना होगा। अगर इनका प्रबंधन अच्छा सा हुआ तो फिर क्या मिलेंगे? उचित परिणाम मिलेंगे। अब यहां से प्रश्न की स्थिति क्या बन सकती है कि शैक्षिक संस्थान में संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत शामिल क्या है? इसके अंतर्गत जरूरी नहीं है कि हमने इनको याद किया हो। इस चीज को हम खुद ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके, अवलोकन करके निर्धारित कर सकते हैं
कि क्या चीजें संसाधन के अंतर्गत शामिल होंगी। हो सकता है प्रश्न का विकल्प उसने दूसरे ढंग से तैयार किया हो, परंतु अगर हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस पार्ट के अंदर है तो जवाब सही निकलेगा। तो ये तमाम चीजें मानव के अंदर हो सकता है वो शिक्षक ही शिक्षक दे दे, विद्यार्थी देते, या फिर जो है कुछ और दे दे। तो ये तमाम चीजें संसाधन की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। तो जब हम इस प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे तो हमें इसमें मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, सूचनात्मक संसाधन, ये तमाम संसाधन है जिनका प्रबंधन एक शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत होने पर जो उस संस्थान में शिक्षण और सीखने का कार्य है वो सुनिश्चित हो सकता है, और इसी को हम जो है संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत रखेंगे। तो यहां से ये प्रश्न हो जाएगा। या फिर जो है इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण और सीखने के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए किन चीजों का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है, प्रश्न ये भी आ सकता है। तो फिर इसको हम यहां से जोड़कर फिर से इसका जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर प्रश्नों को तैयार किया है जो वाकई में प्रश्न पूछे जाने हैं या वाकई में इस यूनिट से प्रश्नों के रूप में आते हैं या अन्य जगहों पर उनका प्रयोग हुआ है। इसी के आगे जो है दूसरा हिस्सा, इसमें संसाधन प्रबंधन के घटक, एलिमेंट्स ऑफ द रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसके घटक क्या है, यानी वो कौन कौन से एलिमेंट हैं रिसोर्स मैनेजमेंट का जिनका प्रबंधन करना होता है, जिनका जो है अरेंजमेंट करना होता है। तो जैसे संसाधन प्रबंधन के घटकों में हम देखते हैं मानव संसाधन प्रबंधन इसमें बहुत मुख्य है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कोई भी देश, कोई भी संस्थान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना अपने कार्यकर्ताओं का, अपने कर्मचारियों का, अपने ह्यूमन रिसोर्स के विकास के बिना तरक्की नहीं कर सकता है। एक शैक्षणिक संस्थान में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे उसमें शिक्षक हो, चाहे सहायक स्टाफ हो, या फिर जो बाकी लोग हों, जब ये बेहतर होंगे, काबिल होंगे, क्षमतावान होंगे, तो शैक्षणिक क्रियाकलाप गतिविधियां निश्चित रूप से बेहतर होनी है और फिर संस्थान अपने लक्ष्य को भी हासिल करेगा। तो संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन, इस मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत क्या चीजें शामिल होती हैं, जैसे एक शैक्षणिक संस्थान को अपने संस्थान में अच्छे, काबिल, योग्य लोगों को लेना है ताकि उसके जो लक्ष्य हैं वो हासिल हो सके, ताकि जो उसके इरादे हैं वो पूरे हो सके। तो उसके लिए अच्छे कर्मचारी उसे चाहिए, तो योग्य कर्मचारियों की भर्ती करना। और इसीलिए जो है सरकार हो, प्राइवेट संस्थान हो, तमाम लोग ये चाहते हैं कि उनके यहाँ पर काबिल, योग्य, क्षमतावान कर्मचारी आए ताकि वो संस्थान को कार्यों में अपना भूमिका निभाकर अपने क्षमता का उपयोग करके संस्थान को प्रगति की तरफ ले जाए। तो ये कार्य इसके अंतर्गत है। इनका चयन करना, चुनना, हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गूगल कंपनी हो गया, फेसबुक हो गया, ये तमाम एमएनसी जो है पूरी दुनिया से अच्छे अच्छे शैक्षणिक संस्थानों से बेहतर और काबिल बच्चों का चयन करते हैं कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा, और फिर दुनिया के सबसे सर्वोच्च स्थिति में जो है बैठे हुए हैं। एक शैक्षणिक संस्थान के लिए भी यही आवश्यकता है। प्राइवेट जैसे हम शैक्षणिक संस्थान देखते हैं, वो जो है बाजार में उपलब्ध जो बेहतर लोग हैं उन्हें लाने की कोशिश करते हैं, और सरकार इसके लिए जो है रिक्रूटमेंट करती है, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती है ताकि उसे भी बेहतर प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स मिले जो संस्थान के शैक्षणिक क्रियाकलापों को करने में सक्षम हो, काबिल हो, योग्य हो। तो ये जो है ये भी घटक है। उसके अलावा व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण, उसके अलावा यहाँ पे प्रतिधारण का मतलब होता है उसे संस्थान में रोके रखना, उस शैक्षणिक संस्थान या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छे काबिल कर्मचारी को रोके रखना प्रतिधारण कहलाता है। जैसे नहीं हम देखते हैं
कि जो काबिल लोग हैं वो तेजी से उन्हें अवसर ज़्यादा मिलते हैं तो बदलते रहते हैं अपनी भूमिकाओं को, अपने अवसरों को। तो एक संस्थान की ये भी जो है एक रिक्वायरमेंट है रिसोर्स मैनेजमेंट के कि वो अच्छे कर्मचारियों को अपने संस्थान में टिकाए रखे। उसके लिए उसका कल्याण देखना पड़ेगा, उसका विभिन्न प्रकार के सहूलियतें देखनी पड़ेगी, उसको प्रमोशन देना, उसका इंक्रीमेंट देना, उसको ज़्यादा तनख्वाह देना, उसको सम्मान देना, उसको रिगार्ड देना, ये तमाम बातें इसके अंदर आएंगी। उसके अलावा व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये भी जो है संसाधन प्रबंधन का एक हिस्सा है। जैसे व्यावसायिक विकास का तात्पर्य ये हुआ कि जिस भी कार्य को जो व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो पढ़ाने का काम कर रहा हो, ऑडिटिंग का काम कर रहा हो, या फिर आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का काम कर रहा हो, इन तमाम लोगों को अपने खुद के प्रोफेशन व्यवसाय में बेहतर करना, अच्छा बनाना और क्षमतावान बनाना, ये व्यावसायिक विकास हो गया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये भी रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। उसके अलावा ट्रेनिंग देना, जो तमाम प्रकार की ट्रेनिंग होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, जिससे हम देखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति बहुत मजबूत इरादे वाला कमांडो बन जाता है और एक सामान्य विद्यार्थी एक मजबूत इरादे वाला आईएएस अधिकारी बन जाता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, प्रशिक्षण की विशेषता है कि उसको लेने के बाद फिर अलग अलग ढंग से प्रशिक्षित करना, तो ये भी रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आएगा। उसके अलावा इसमें प्रदर्शन मूल्यांकन, यानी कर्मचारी का या बाकी तमाम लोगों का जो संस्थान में है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, कोई पढ़ने का काम कर रहा है, कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई दूसरे तरह के काम कर रहा है, कोई खेल का काम कर रहा है, उनके कार्यों का मूल्यांकन होना, एनालिसिस होना। और जब मूल्यांकन होता है तो गलतियों को सुधारने में जो है सहूलियत आती है, या फिर जो है उसको और अच्छा सा किया जा सकता है। तो मूल्यांकन, प्रदर्शन मूल्यांकन से कमियों को सुधारने में सहूलियत होती है और ये भी संसाधन प्रबंधन में आ जाएगा। फीडबैक प्रणाली, प्रतिक्रिया, जो भी कार्य किया गया है वो कितना अच्छा हुआ है, उसका लाभ हुआ या नहीं हुआ है, इस पर प्रतिक्रिया लेना आवश्यक है, फीडबैक लेना आवश्यक है। और फीडबैक लेकर के फिर उसके बेहतर और उच्चतम स्तर की तरफ जाया जा सकता है। तो ये भी जो है संसाधन प्रबंधन का घटक। इसके अलावा जो है कर्मचारियों के कल्याण और प्रेरणा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट में कर्मचारियों को रोकना भी होता है संस्थान के अंतर्गत, ताकि काबिल कर्मचारी, योग्य कर्मचारी संस्थान में अपनी सेवाएं देता रहे और संस्थान तरक्की करता रहे। तो उसके लिए कर्मचारियों के कल्याण के विषय के बारे में जो बात करनी होगी, उनके लिए ऐसी योजना, ऐसी पॉलिसी, ऐसे कार्यक्रम लाने होंगे। उनको प्रेरित करने के लिए जो है सम्मान कार्यक्रम या फिर पुरस्कार हो गया, या फिर जो है अन्य प्रकार की जो चीजें होती हैं, इन तमाम चीजों को हम संसाधन प्रबंधन के घटक कह सकते हैं। अब हमने यहां से प्रश्न कैसे बनाए हैं, यहां पर पहला सीधा प्रश्न हो सकता है कि एक शैक्षणिक संस्थान में संसाधन प्रबंधन के घटक क्या हैं। अब हो सकता है ऑप्शन में इसी प्रकार से सीधा आ जाए, या हो सकता है वो दूसरे ढंग से जो है ऑप्शन दे। परंतु जब हमारी समझ में ये बैठ रखा है कि मानव संसाधन का ध्यान रखना पड़ता है, अच्छे कर्मचारियों को लेना पड़ता है, व्यावसायिक विकास करना पड़ता है, प्रशिक्षण देना पड़ता है, प्रदर्शन मूल्यांकन, कल्याण, तो हम यहाँ से एनालिसिस करने के बाद उन अन्य विकल्पों पर भी जवाब दे सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना जिनकी होती है। तो शैक्षणिक संस्थान में संसाधन प्रबंधन के घटक के रूप में आ सकता है, या फिर वो क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछ ले कि व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शन मूल्यांकन और फीडबैक प्रणाली के द्वारा किस प्रकार का लाभ एक संस्थान को मिल सकता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक इससे संसाधन प्रबंधन जो है एक शैक्षणिक संस्थान में होना सुनिश्चित हो जाएगा और इसके द्वारा फिर संस्थान अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा। तो इसमें क्वेश्चन यहां से भी जोड़ सकते हैं, या इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के भी जो आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी का जो है अगला हिस्सा है वित्तीय संसाधन प्रबंधन, फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये भी एक शैक्षणिक संस्थान के अंदर होने वाली विशेषता है। वित्त हमेशा एक चुनौती का विषय रहता है और जितना भी वित्त है
उसके द्वारा संस्थान अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कैसे करे, ये वित्तीय संसाधन प्रबंधन से हो सकता है। वित्त की कमी देश पर भी होती है, वित्त की कमी राज्य में भी होती है, वित्त की कमी एक शैक्षणिक संस्थान में भी होती है, एक प्राइवेट संगठन में भी होती है। सभी जगहों पर कमियां हैं, परंतु यही तो प्रबंधन है, यही तो मैनेजमेंट है कि जितना संसाधन वित्त के रूप में उपलब्ध है उसी को हम ऐसा मैनेज करें, इस प्रकार से निर्धारित करें, इस प्रकार से आवंटित करें, इस प्रकार से प्राथमिकता निर्धारित करें कि उतने ही वित्त के द्वारा संस्थान अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। जैसे गरीब परिवार उतने ही वित्त में जितना उसके पास उपलब्ध हो रहा है उतनी कमाई में अपने सदस्यों को पढ़ाता भी है, खिलाता भी और उन्हें काबिल भी बना देता है। तो ये वित्त प्रबंधन किया गया उस परिवार का। एक शैक्षणिक संस्थान में हम ये कह सकते हैं कि स्कूल अगर सिर्फ ये कहता है कि सरकार से फंड नहीं आया, प्राइवेट से फंड नहीं आया और इसलिए जो है सारी पढ़ाई डिस्टर्ब है, परंतु प्रबंधन तो यही है। इसी प्रबंधन को तो करना होता है एक संस्थान के मुखिया को, प्रधानाचार्य को या फिर उसको संचालित करने वाले व्यक्ति को। तो वित्तीय संसाधन प्रबंधन में किस तरह की चीजें हैं? बजट, योजना और उसका आवंटन। यानी बजट एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिससे हम जितना पैसा है उसके द्वारा अपने लक्ष्य, अपने इरादों को ध्यान में रख करके संस्थान के लिए उनका आवंटन निर्धारित कर सकते हैं। हमें पता है कि इस बार जो है स्मार्ट बोर्ड लेना जरूरी है स्कूल के लिए, ताकि वहां पर शिक्षण कार्य बढ़िया से हो सके और पढ़ाने की गतिविधियां और अच्छी निर्धारित हो सके। तो हम ये आवंटन निर्धारित कर सकते हैं, परंतु जो है बिना इन चीजों को निर्धारित किए हुए बजट को आवंटित कर दिया जाए तो हो सकता है उस पैसे से उतना लाभ ना हो। तो अगर हमें लाभ वाली स्थिति पर पहुंचना है तो फिर वित्तीय संसाधन प्रबंधन करना पड़ेगा। और वित्तीय संसाधन प्रबंधन का पहला स्वरूप बजट योजना, यानी बजट बनाने का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं कि पैसा खर्च करना है, बजट बनाने का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें क्या क्या हासिल करना है इन तमाम संसाधनों को खर्च करने के बाद। जैसे देश जो है जब बजट बनाता है तो भविष्य के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बजट का निर्धारण करता है कि हमें सड़कें अच्छी चाहिए, हमें शिक्षा अच्छी चाहिए, हमें स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, हमें डिफेंस अच्छा चाहिए, तो उसके लिए आवंटन वैसे होता है। तो यहां पर भी एक वित्तीय संसाधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान को इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला हो जाएगा बजट योजना और आवंटन। दूसरा इसमें वित्तीय संसाधन में यह भी है कि एक तो सरकार के द्वारा निश्चित निधि जो है संस्थान को मिल गई है, परंतु संस्थान की आवश्यकता उस अकेली निधि से पूरी नहीं हो रही है। तो फिर और कौन सा तरीका हो सकता है जिससे जो है ये निधि हासिल की जा सकती है या इस प्रकार का वित्त जुटाया जा सकता है? तो फिर धन उगाने के तरीकों का निर्धारण भी वित्तीय संसाधन में आ जाएगा। और वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना, तो धन उगाने के लिए जो है कई और साधन हो सकते हैं, जैसे जो है चंदा लेना, दान लेना, या फिर जो है पुराने सफल विद्यार्थियों से सहयोग राशि हासिल करना, या फिर और भी अभिभावकों के माध्यम से या सामाजिक समुदायों के माध्यम से या निजी कंपनियों के माध्यम से धन को एकत्रित करने का भी काम वित्तीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो ये भी इसका हिस्सा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा लागत नियंत्रण और वित्तीय जवाबदेही। अब ये जो है जो खर्चा किया जाना है इसकी हम कॉस्ट को कंट्रोल करने का प्रयास करना भी वित्तीय संसाधन प्रबंधन कहलाएगा, क्योंकि बाजार में एक ही चीज कई दामों पर उपलब्ध हो सकती है। तो हम लागत को कैसे कंट्रोल करें? एक स्मार्ट बोर्ड 2 लाख का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है, 1.5 लाख का भी हो सकता है, 3 लाख का भी हो सकता है। तो ये वित्तीय संसाधन के अंतर्गत है कि हम किफायती और कम कीमत वाली चीजें हासिल करें, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो वो प्रयास ही संसाधन प्रबंधन है। उसके अलावा वित्तीय जवाबदेही, खर्चा जो कर रहा है वो उसके लिए जवाबदेह भी हो, ताकि जो है गलत खर्चों या फिर कुप्रबंधन पर नियंत्रण लगाया जा सके। तो ये भी वित्तीय संसाधन में आएगा। और चौथा इसका वित्तीय लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग।
जो खर्चा हो गया है उसका जो है ऑडिटिंग होना, उसकी रिपोर्टिंग होना, बराबर जो है जानकारियों का जाना, ताकि कहीं पर भी वित्त जो एक संस्थान के पास था उसका दुरुपयोग होने की संभावना बिल्कुल ना हो। जब ये चीजें स्पष्ट होती हैं तो जो तमाम हितधारक होते हैं वो संस्थान पर विश्वास ज्यादा करते हैं, या फिर दानदाता और ट्रस्ट करते हैं कि सब कुछ स्पष्ट है, कहीं मिसगाइड नहीं है, कहीं पर भी दुरुपयोग नहीं है, तो दानदाता और ज्यादा दान दे सकता है। सरकारें और फंड करती हैं ऐसे संस्थान को जहां पर सब कुछ बड़ा स्पष्ट, पारदर्शी और लक्ष्य निर्धारित कार्य करने वाले संस्थान होते हैं। तो ये 4 इसके हिस्से हो जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक शैक्षणिक संस्थान में वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं। एक प्रश्न तो यही आ सकता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन में आ सकते हैं। या फिर अगर वो ये पूछ ले कि वित्तीय लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग, लागत नियंत्रण और वित्तीय जवाबदेही किस प्रकार के संसाधन प्रबंधन के भाग हैं, तो फिर हमारा जवाब इन दोनों को मिलाकर के यहां आ जाएगा, ये वित्तीय संसाधन प्रबंधन के भाग हैं। तो प्रश्नों को किसी भी तरह से तैयार किया जा सकता है और इन प्रश्नों को हमारी रटने की भी जो है कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि समझने की कोशिश होनी चाहिए। और इसी प्रकार से हमने परीक्षा में जो टेस्ट सीरीज बनाई है, या फिर जो कक्षाएं हमारे यहाँ हुई हैं या हो रही हैं, या फिर जो पीडीएफ नोट्स हैं, वो सब इसी प्रणाली और इसी पैटर्न पे जो है तैयार किए गए, ताकि अधिकतम समझ का स्तर विकसित हो सके और हम परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करें। और जो यहाँ पर इन तमाम कक्षाओं का से जुड़े हुए हैं उनके स्कोर भी हम देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ में जो है भौतिक संसाधन प्रबंधन में क्या क्या आएगा, फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे हमें नाम से लग रहा है कि जो भौतिक संसाधन है इनका प्रबंधन। अब पहले तो भौतिक संसाधन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो इसमें तमाम जो हमारे पास जो है मूल ढांचा होता है एक शैक्षणिक कार्य को या शैक्षणिक क्रियाकलाप को संचालित करने के लिए, तो ये जो सुविधाएं हैं बुनियादी ढांचे का रख रखाव, जैसे इसमें कक्षाएं शामिल हैं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, मनोरंजन स्थान, ये तमाम चीजें ये हमारे पास भौतिक ढांचा है। इस भौतिक ढांचे का हमें प्रबंधन दिखाना है, तो इसके अंदर सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का रख रखाव और अनुकूलन। तो जो चीजें उपलब्ध हैं पहले तो हम उसे इस प्रकार से उपयोग करें, इस प्रकार से उसका जो है इस्तेमाल करें कि वो जो है आगे भी हमारे पास लगातार बनी रहे, यानी हम उसके उपयोग के लिए एक प्रणाली विकसित करें ताकि जो है चीज़ें खराब ना हो। एक स्मार्ट बोर्ड खरीदा गया है, एक कंप्यूटर खरीदा गया है और हमने उसकी देखभाल नहीं की और ऐसे रखा, तो फिर कुछ ही समय में वो खराब हो सकता है, तो फिर वो भौतिक संसाधन प्रबंधन नहीं हुआ। भौतिक संसाधन प्रबंधन ये हुआ कि हमने जो उपलब्ध है उसका भी जो है इस प्रकार से जो है रख रखाव किया है कि वो लंबे समय तक उपलब्ध रहे, और जो चीजें और नहीं है उनका भी प्रबंधन इस तरह से कर। तो जो कुछ उपलब्ध है भौतिक स्वरूप में उन्हीं को इस प्रकार से उपयोग करना, प्रयोग करना, ताकि शैक्षणिक उद्देश्य पूरा हो सके, लक्ष्य पूरा हो सके। तो इन कक्षाओं का, प्रयोगशालाओं का, पुस्तकालयों और मनोरंजन स्थानों के लिए आवंटन और इनका प्रबंधन करना भी शामिल हो जाएगा। फिर इसके अलावा सुरक्षा और संरक्षा, ये जितने भी चीजें हैं ये जैसे हम आज की डेट में देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी वाले चीजें हैं, उपकरण हैं, या फिर जो आजकल डिजिटल टूल्स हैं हमारे पास, वो बड़े संवेदनशील हैं, तो उनकी सुरक्षा करना और उनकी संरक्षा बनाए रखना, उनको मेंटेन करना, ये भी जो है भौतिक संसाधन के अंदर आएगा। और साथ में पर्यावरणीय स्थिरता प्रथाएं, यानी वो कौन से तरीके हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो चीजें खराब होती हैं, जैसे बरसात का सीजन चल रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, और अगर हमने थोड़ा देखभाल कर दी तो फिर वो चीजें स्थिर हो जाती हैं और लंबे समय तक हमारे लिए उपलब्ध रहती हैं। तो पर्यावरणीय स्थिरता प्रथाएं, यानी ऐसे तरीकों का इजाद करना, ऐसे तरीकों को संचालित करना जिससे ये तमाम चीजें जो है
हमारे पास लंबे समय तक जो है बनी रहें, हम इनका बेहतर प्रयोग करें और लाभ हासिल कर सकें। तो जब हम भौतिक, क्वेश्चन रहेगा कि भौतिक शैक्षणिक संस्थान में भौतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होंगी, तो ये चीजें हम यहाँ से रख सकते हैं, या फिर वो इन 2-3 को पूछ करके वापस यहाँ क्वेश्चन कर सकता है। तो दोनों तरीकों से हम इसका जवाब जो है दे सकते हैं। इसी प्रकार से सूचनात्मक संसाधन प्रबंधन, जो जानकारी, ये आज की डेट में तो इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा एक असेट्स है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये तमाम डेटा इकट्ठा कर रही हैं। हमारी सरकार जो है डेटा के माध्यम से कई सारी जो है लाभकारी योजनाओं को चला रही है। जैसे हम जो है आधार कार्ड के माध्यम से देखते हैं कि सरकार के पास डेटा है, तो तमाम चीजें जो है सरकार बड़ी आसानी से उससे कर रही है। तो सूचना एक शैक्षणिक संस्थान के बारे में बहुत बड़ा जो है संपत्ति है उसकी, और उसका भी प्रबंधन होना आवश्यक है। उसके लिए कई प्रकार के उपकरण, टूल की आवश्यकता होती है। तो सूचनात्मक संसाधन प्रबंधन में क्या रहेगा कि शैक्षणिक प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली का प्रभावी उपयोग। आज की डेट में हम देखते हैं कि आधुनिक दौर चल रहा है, 21वीं सदी का दौर है, डिजिटल क्रांति है, तो टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल है। अभी जो है कोरोना काल आया था, तो शैक्षणिक संस्थानों ने जो ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा को पूरे 1.5-2 साल तक संचालित किया। ये चीज क्या दिखाती है कि आप सूचनात्मक संसाधन प्रबंधन करने में कितने समर्थ हैं। तो कुछ बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो शैक्षिक टेक्नोलॉजी है और सूचना प्रणाली है, इनका प्रभावी उपयोग ये सूचनात्मक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत शामिल है। इसी के अंतर्गत शैक्षणिक और प्रशासनिक अभिलेखों का प्रबंधन, ये जो तमाम प्रकार की चीजें संस्थान के पास हैं, शैक्षणिक हो गया, प्रशासनिक और अभिलेख हो गया, यानी डेटा जाता है, चिट्ठियां आती हैं, लेटर जाता है, पत्र जाते हैं, परिपत्र जाते हैं, योजनाओं के बारे में जानकारी होती है, नया सर्कुलर आ गया है, ऐसे तमाम चीजें, या विद्यालय ने कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया उसकी जानकारी जानी है, ऐसे तमाम चीजों का अच्छे ढंग से प्रबंधन, उन्हें मेंटेन करके रखना। ये ना हो कि हमें 1 साल बाद डेटा ही नहीं मिल रहा है कि किन किन विद्यार्थियों ने टॉप किया था, ये भी एक प्रबंधन है। तो ये भी इसका हिस्सा है। निर्णय लेने के लिए डेटा विश्लेषण और उपयोग, कोई भी डिसीजन संस्थान के परिप्रेक्ष्य में लिया जाना है तो हम पीछे के आंकड़ों को लें, उनका अवलोकन करें और फिर आगे का निर्णय ले लें। अगर आंकड़े आधारित निर्णय लिए जाएंगे तो निर्णय ज्यादा सफल होंगे। और इसके अलावा जो है डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, आज की डेट में हम प्राइवेसी की बात करते हैं, निजता की बात करते हैं, तो जो ये सूचनाएं हैं ये कुछ महत्वपूर्ण होती हैं, ये कभी कुछ मामले लीक नहीं होने चाहिए। तो ये चीज भी मेंटेन, डेटा गोपनीयता और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, इन तमाम चीजों को करने का तात्पर्य हुआ कि सूचनात्मक संसाधन प्रबंधन है। प्रश्न यहां पर कर सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में सूचनात्मक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या कार्य शामिल हैं, तो उसके अंदर ये कार्य शामिल हो जाएंगे। या फिर उसने जो है इसको पूछ लिया कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली का प्रभावी उपयोग, शैक्षिक और प्रशासनिक अभिलेखों का प्रबंधन किस प्रकार के प्रबंधन के अंतर्गत आता है, तो फिर हम इसको यहां से भी जोड़ सकते हैं कि यह शैक्षणिक संस्थानों में सूचनात्मक संसाधन प्रबंधन का हिस्सा होगा। तो प्रश्नों को बहुत लॉजिकल ढंग से तैयार करने से फायदा ये होगा कि हम लगभग हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज संचालित है, फर्स्ट प्रश्न पत्र की भी और द्वितीय प्रश्न पत्र की भी, जिसके अंदर पूरे क्वेश्चन हमने 120 पहले प्रश्न पत्र के लिए, 180 क्वेश्चन सेकंड प्रश्न पत्र के लिए, साथ में जो है टेस्ट सीरीज को कई एंगल में तैयार किया गया है, जिसमें सामान्य प्रश्न से लेके, घुमावदार प्रश्न से लेके, कठिन प्रश्न से लेकर के तमाम तरह के प्रश्नों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया है, ताकि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने वाले अधिकतम लाभ उठाएंगे। साथ में जब उसको दोबारा से पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, तो अधिकतम प्रश्नों का क्लैरिटी, कंसेप्चुअलिटी के साथ में आ जाएगा और उससे स्कोर हासिल करने में ज़्यादा सहूलियत होगी। तो जिस किसी को भी जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो
या फिर संस्थान से ये वाले प्रॉपर पीडीएफ नोट्स लेने हो, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो लेने हो, या फिर अन्य प्रकार का कोई भी सहयोग हो, तो संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।